रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पॉइंट हैं। रिजॉल्विंग पावर क्या कहता है कि हम जब किसी डिफ्रैक्शन करवाते हैं सर्कुलर अपर्चर से या लेंस से डायमीटर डी, तो क्या होता है कि हमें कॉन्सेंट्रिक मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं और सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, और फर्स्ट मिनिमम जो मिलता है हमें, हम वो किस एंगल पे मिलता है, 1.22 लैम्डा बाय डी इज इक्वल टू साइन थीटा पे। तो ये कहता है कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आप दो ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। रिजॉल्व करने का मतलब है कि क्लियरली देख सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि सपोज करिए हम एक बैक्टीरिया देख रहे हैं, तो बैक्टीरिया जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होकर उसका कुछ डायमेंशन है, उसकी कोई साइज है, वो हम तब देख पाएंगे जब हम उसके दोनों एंड्स की क्लियर इमेज देख पाएंगे। यानी हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसके दोनों एंड्स को क्लियरली रिजॉल्व करके दिखा सके। ये तब पॉसिबल होता है जब हमारा मैक्सिमा ऑफ वन जो हो वो फर्स्ट मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न के साथ ओवरलैप करे। यानी हमारा सेंट्रल मैक्सिमम और डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ वन सोर्स, मतलब अगर हम बैक्टीरिया के दो एंड्स हैं, पहले एंड की हम इमेज देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हमें डिफ्रैक्शन फॉर्म में मिलेगा, तो हमें उसका जो सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है वो दूसरे एंड के डिफ्रैक्शन पैटर्न के मिनिमा के साथ ओवरलैप करना चाहिए। अगर दोनों के मैक्सिमा ओवरलैप कर जाएंगे तो फिर हमें वो दो एंड्स नहीं दिखेंगे, वो हमें एक ही ऑब्जेक्ट नज़र आएगी और हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप होती है, यानी आप अगर किसी प्लैनेट को देख रहे हो तो आप उस प्लैनेट को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि इसका क्या शेप है, ये कैसा है, इसके एंड्स क्या हैं। तो वो आप तब कर पाओगे जब d अपॉन 1.22 लेमडा उसका रिजॉल्विंग पावर होगा, d डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज अपर्चर, लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा, थीटा मिनिमम एंगुलर सेपरेशन होगा बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो मैंने आपको कहा रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्स ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। जितना छोटा आप देख पाओगे उतनी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज़्यादा होगी, उतनी रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आपको घटाना पड़ेगा। जितना छोटा देख पाओगे उतनी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आप कम कर रहे हो, उतनी ही रिजॉल्विंग पावर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। टेलीस्कोप के केस में रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला ये है, माइक्रोस्कोप के केस में रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला ये है। कौन से केस का क्वेश्चन पूछा जाता है उस बेस पे आपको वो फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो वेवलेंथ ऑफ लाइट का रोल है दोनों में, इसलिए आपने देखा होगा मेडिकल पर्पस में अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम में लिया जाने लगा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट से भी बहुत कम है। तो जितनी कम वेवलेंथ आप यूज़ करोगे रिजॉल्विंग पावर उतनी ही बढ़ जाएगी। जो बात मैंने ऊपर कही थी वो यहाँ डायग्राम में भी दिख रही है कि आपका पहले का मैक्सिमा दूसरे का मिनिमा, ठीक है, क्लियरली रिजॉल्व हो गए। पहले का मैक्सिमा दूसरे का मिनिमा, बट थोड़ा सा मिनिमा है ना, मतलब मैक्सिमा आना शुरू हो गया, तो ये जस्ट रिजॉल्व है। और यहाँ आपका फर्स्ट का मैक्सिमा और दूसरे का आप देखो मिनिमा नहीं है, इसका भी कुछ कुछ मैक्सिमा आ रहा है। तो अगर इन दोनों के मैक्सिमा ओवरलैप करने की कंडीशन में आ गए तो आपको क्लियरली ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगी। अगर ये थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं आपको सेपरेट, यानी मैक्सिमा इसका अलग दिख रहा है इसका मिनिमा, तो आपको ये जस्ट रिजॉल्व दिखेंगे। और अगर एग्जैक्टली इसके मैक्सिमा पे इसका मिनिमा बन रहा है तो ये क्लियरली रिजॉल्व दिखेंगे। तो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स का लास्ट फिनोमिनन दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब एक लाइट की बात हम करते हैं तो हमने ये वेव्स में देखा कि ऑसिलेशंस होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। ये ऑसिलेशंस जो हैं ये रैंडमली डायरेक्ट होते हैं सब तरफ, इसलिए जो लाइट होती है उसको अनपोलराइज लाइट बोला जाता है। जिस प्लेन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशन होते हैं उसे हम प्लेन ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। तो अनपोलराइज लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट में क्या डिफरेंस है। प्लेन पोलराइज लाइट में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो ऑसिलेशन हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो केवल एक ही प्लेन में लिमिटेड होता है, अदरवाइज ये आपके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर। तो अब आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो एक सिंगल डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर कितने सारे प्लेन पॉसिबल हैं। तो आपकी जो अनपोलराइज लाइट होती है उसमें बहुत सारे आपके प्लेन ऑफ ऑसिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए जब हमें उससे लिमिट करना होता है टू अ पर्टिकुलर प्लेन ऑफ ऑसिलेशन तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। अभी और आगे देखते हैं।
इसके अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे पहला मेथड है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जिसको हम ब्रूस्टर लॉ भी बोलते हैं। ब्रूस्टर लॉ इस बात पर बेस्ड है कि जब आपकी एक अनपोलराइज्ड लाइट बाउंड्री से टकराती है बिटवीन टू मीडियम्स, तो क्या होता है कि आपकी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। जैसे एयर से आपके डेंसर मीडियम में लाइट जा रही थी, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है वो देखा गया कि पार्शली पोलराइज्ड होती है। तो ब्रूस्टर ने इस पे काम किया और उन्होंने पाया कि एक पर्टिकुलर एंगल एग्जिस्ट करता है जिस पर कि अगर आप अपनी अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट कराओ तो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। यानी इसमें प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, मतलब जो आपका ऑसिलेशन है वो लिमिटेड टू वन प्लेन ओनली हो जाएगा और आपकी लाइट रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। इसको पहचानने का तरीका ये है कि आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट, इनके बीच का एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, आईपी, जिस पर कि रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो जाती है, कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। इसको ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो परपेंडिकुलर होगी रिफ्रैक्टेड लाइट के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आई पी प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो म्यू इक्वल टू 10 आई पी। ये तरीका है जिससे कि हम हमारा पोलराइजेशन एंगल निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है बाय डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म में क्या होता है, टूरमेलाइन क्रिस्टल होते हैं। टूरमेलाइन क्रिस्टल जैसे कि ये रहा, इसको पोलराइड बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जब आपकी लाइट आई तो उसमें ऑसिलेशन सब तरफ थे। जैसे आप देख सकते हो कि एक तो मैंने ये लाइन, ये एरो बनाया है, एक डॉट बनाया है। डॉट का मतलब पेज के परपेंडिकुलर अंदर और बाहर, और ये जो एरो है इसका मतलब पेपर के प्लेन में ऊपर और नीचे। जब ये इस क्रिस्टल से बाहर निकले तो आप क्रिस्टल में देख सकते हो खिड़कियां बनी हुई हैं, दरवाजे बने हुए हैं। कैसे दरवाजे हैं, वर्टिकल एक्सिस है। तो क्या होता है कि जब आपका अब यहाँ से लाइट पास होता है तो केवल ये वाले ऑसिलेशन जो वर्टिकल थे ये पास हो जाएंगे, और वो ऑसिलेशन जो आपके प्लेन के परपेंडिकुलर वाले थे वो पास नहीं हो पाएंगे। तो पोलरॉइड बेसिकली ऐसी खिड़कियां बना के रखता है जिसमें से आपकी लाइट केवल एक ही डायरेक्शन में पास हो सकती है। तो ये क्रिस्टल्स जो हैं ये आपकी लाइट को पोलराइड कर देते हैं, पोलराइजेशन कर देते हैं। इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ मालूज। लॉ ऑफ मालूज क्या कहता है, देखिए, लाइट पोलराइड हुई या नहीं हुई इसको जांचने के लिए हम एक तो एनालाइजर काम में लेते हैं, एक होता है पोलराइजर। पोलराइजर तो वो है जो हमने शुरू में लगाया, जिसकी मदद से हमने लाइट को पोलराइड कर दिया। अब जब हमारी लाइट पोलराइज हो गई तो हमने ये चेक करने के लिए कि पोलराइज हुई है या नहीं हुई है, उसके सामने दूसरा क्रिस्टल लगाया। ये क्रिस्टल जो है ये डिटरमाइन करता है कि आपकी लाइट कंप्लीटली पोलराइज हुई है कि नहीं। कैसे, अगर आपने इसका दरवाज़ा अपने पहले वाले पोलराइड के पैरेलल रखा है तो क्या होगा, दरवाज़ों के पैरेलल होने के कारण, जैसे इसकी एक्सिस वर्टिकल है, इसकी भी वर्टिकल है, तो यहाँ से वर्टिकल वाले निकले तो वर्टिकल वाले ही आपके एनालाइजर से पास हो पाएंगे। अगर आपने अपने एनालाइजर को हॉरिजॉन्टल कर दिया तो लाइट आना बंद हो जाएगी। तो अगर आप दो क्रिस्टल लो और आप एक को स्टेशनरी रखो और दूसरे को रोटेट करो तो आप देखोगे कि यहाँ से आने वाली लाइट जो है वो दूसरे एंड पे दिखना बंद हो गई। इसका मतलब इन दोनों की एक्सिस जो है वो क्या हो गई, क्रॉस हो गई। तो हम ये पाते हैं कि हमारी इन दोनों की एक्सिस के बीच का जो एंगल है, उस एंगल की वजह से हमारी निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी अफेक्ट होती है। वो प्रोपोर्शनल होती है कॉस स्क्वायर थीटा के, जहाँ पर कि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द प्लेन्स ऑफ ट्रांसमिशन एक्सिस। ये इनकी ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये इनके बीच का एंगल है। तो आप इस एंगल को बदलते हो तो आपकी इंटेंसिटी अफेक्ट होती है। जैसे आपने थीटा बराबर 90 ले लिया तो अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो I बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये है लॉ ऑफ मालूज जो ये बताता है कि अगर दोनों एक्सिस को एक दूसरे के पैरेलल रखोगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, दैट इज पैरेलल अरेंजमेंट। और अगर क्रॉस्ड अरेंजमेंट रखोगे यानी 90 डिग्री पे रखोगे तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी, मिनिमम। फिर तीसरा तरीका है लाइट को पोलराइड करने का, वो है स्कैटरिंग। ये नेचुरल फिनोमिनन है, हम जानते हैं स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग में क्या होता है, हमारे जो लाइट है वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट और मॉलिक्यूल्स, जब इन पे पड़ती है तो क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन्स होती है और वो एब्जॉर्ब करके इसको वापस इमिट करते हैं, रेडिएट करते हैं सभी डायरेक्शंस में। इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग। जब लाइट अपने
इंसिडेंट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर की जाती है। मतलब अगर वो ऐसे आ रही थी और वो एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन द्वारा वापस री रेडिएट की गई इस डायरेक्शन में, तो अगर आप यहाँ खड़े होके देख रहे हो तो आपको ये लाइट कैसी दिखेगी? प्लेन पोलराइज दिखेगी। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्कैटरिंग की गई है, तो लाइट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? प्लेन पोलराइज हो जाएगी। एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट करता है सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो हमसे पूछा है कि पोलराइजिंग एट द एंगल ऑफ, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रहा है पोलराइजिंग एंगल पे, तो हमसे पूछा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं म्यू बराबर tan IP होता है, तो यहाँ से हम IP का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स म्यू हो जाएगा, यानी tan इनवर्स 3/2, 1.5 दिया है ना, तो यहाँ से IP मिल जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 56 डिग्री 19 मिनट। हम जानते हैं IP प्लस R बराबर 90, तो यहाँ से R का वैल्यू हो गया 90 माइनस IP। ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 33 डिग्री 41 मिनट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल ID यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।